नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक प्रेम कहानी है। मित्रों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अरे, आज इतनी जल्दी सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? कॉलेज जा रही हूँ मम्मी, आज थोड़ा जल्दी जाना है। वो लाइब्रेरी में एक बुक रिटर्न करनी है, क्योंकि आज मेरे लेक्चर्स 3 बजे तक हैं और 3 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती है। अच्छा सुन, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज तू कॉलेज ना जाए? नहीं मम्मी, आज तो मेरा जाना बहुत जरूरी है। प्लीज बेटा, आज मत जा। तेरे उस जरूरी लेक्चर से भी ज्यादा जरूरी काम तेरे लिए आज घर पर है। अच्छा, घर पर ऐसा भला मेरे लिए क्या जरूरी काम है आज? ओह, मैं समझ गई, जरूर आज मीना मौसी आ रही है ना, और ना आपको उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाने हैं, जिसमें कि आपको मेरी मदद चाहिए। बोलो ना मम्मी, यही बात है ना? नहीं बेटा। अच्छा, तो फिर पक्का राधा भाभी आ रही होंगी और मुझे उनका मुन्ना संभालना है, क्योंकि वह आपको स्वेटर की कोई नई डिजाइन सिखाने वाली है। सही बताया ना मैंने? क्या मम्मी, अब बताओ भी ना क्या बात है। और वैसे भी मैं तुम्हारी वजह से पहले से ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। बताना है तो जल्दी से बताओ, वरना मैं तो चली। अरे कहाँ चली बिटिया? मम्मी ने उसकी चोटी खींचते हुए कहा। आपसे कितनी बार कहा है मम्मी की मेरी चोटी मत खींचा करो। लो, अब हो गए ना बाल खराब। अच्छा मैडम जी, अब क्या आप चुपचाप मेरे साथ किचन में चल करके मेरा हाथ बटाने की महान कृपा करेंगी? क्या हुआ बिटिया, आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? देखिए ना पापा, मम्मी मुझे कॉलेज भी नहीं जाने दे रही हैं और साफ साफ बता भी नहीं रही हैं कि आखिर क्या बात है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, जरा मेरे पास आकर के बैठो, मैं बता देता हूँ अपनी बिटिया रानी को सारी बात। बिंदिया अपने पापा के पास सोफे पर आकर के बैठ गई। बेटा, वह बात दरअसल यह है कि आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लड़के वाले? हाँ बेटा, लड़के वाले। यह क्या बात हुई पापा? ना मुझसे पूछा, ना बताया, और ऐसे अचानक ही? तभी तो बता रहे हैं बेटा। और रही बात पूछने की, तो लड़का जब तुम्हें खूब पसंद होगा तब हम उन लोगों से कोई बात आगे बढ़ाएंगे। और बेटा, इस बात के लिए तुम निश्चिंत रहो, तुमसे पूछे बिना तो हम वैसे भी कोई फैसला नहीं लेंगे। बेटा, बड़े ही भले लोग हैं वो। मैं खुद उन लोगों से तेरी कानपुर वाली बीनू दीदी की शादी में मिल चुका हूँ। लड़का फौज में है। फौज में है? हाँ बेटा। क्यों, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? ना पापा, मुझे एक फौजी से तो शादी नहीं करनी है। कभी छुट्टी नहीं मिलती तो कभी फोन नहीं मिलता, और आए दिन शहीदों की खबर सुन सुन करके डरते रहो, बस न्यूज सुनते रहो, है ना? मेरी एक सहेली का पति फौज में। सॉरी पापा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली एक फौजी के साथ शादी। बेटा, तुम एक बार उस लड़के से मिल लो, और अगर उसके बाद भी तुम्हारा फैसला यही रहा तो बेटा हम तुमसे जबरदस्ती तो करेंगे नहीं। बेटी के सिर पर प्यार भरा हाथ फेर करके शर्मा जी के कमरे से बाहर निकल जाते हैं। हल्के आसमानी रंग की साड़ी में आज बिंदिया का रूप कई गुना निखर आया था। जब बिंदिया ने लड़के वालों के सामने चाय की तस्तरी रखते हुए मुस्कुरा करके उन सब का अभिवादन किया तो लगा मानो आसमानी चादर ओढ़कर चांद हौले हौले से मुस्कुरा रहा हो। आओ बेटा, यहाँ मेरे पास आकर के बैठो। लड़के की माँ ने बिंदिया को बैठने का इशारा करते हुए कहा। कुछ औपचारिक बातों के बाद तय हुआ कि अब कुछ
देर लड़का और लड़की अकेले में एक दूसरे से बातचीत करेंगे। आपका नाम बहुत सुंदर है बिंदिया, और आपने यह जो अपने माथे पर सितारे की बिंदिया लगा रखी है ना, वह भी बहुत सुंदर है। जी शुक्रिया। वैसे एक सच और बताऊं? जी बताइए। एक और भी है कोई जो इन दोनों से भी ज्यादा सुंदर है। कौन? आप सच में बहुत सुंदर हैं। और आपके ओंठों के नीचे जो ये काला तिल है ना, इतना सुनते ही बिंदिया अपने ओंठों के नीचे तिल पर हाथ रख करके शर्म से मुस्कुराने लगी, और उस लड़के ने अपनी बात को बीच में ही रोक लिया। अच्छा जी, अब आपको मेरे बारे में जो कुछ भी पूछना है आप पूछ सकती हैं। मैं इंटरव्यू के लिए बिल्कुल तैयार हूँ जनाब। क्या मैं भी एक सच बताऊँ आपको? जी जरूर बताइए। वैसे भी झूठ सुनना जरा कम ही पसंद करता हूँ मैं। मुझे ना एक फौजी से शादी नहीं करनी। अच्छा जी, कोई बात नहीं, मगर क्या मैं इस नाइंसाफी का कारण जान सकता हूँ? बहुत डर लगता है, आए दिन शहादत के किस्से जो सुनती रहती हूँ। देखो बिंदिया, शादी करना या ना करना यह पूरी तरह से तुम्हारी इच्छा पर ही निर्भर करता है, और इसके लिए मैं तुमसे कुछ ज्यादा कहूँगा भी नहीं। मेरी तरफ से यह फैसला लेने के लिए तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो, मगर मैं तुम्हारी कही हुई बात का बस थोड़ा सा स्पष्टीकरण जरूर देना चाहता हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। जी बिल्कुल कहिए ना। बिंदिया, जो तुमने कहा कि डर लगता है, तो हाँ, मैं तुम्हारी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि एक फौजी को डर नहीं लगता है, जो सीमा पर अपने देश की सुरक्षा की खातिर खड़ा रहता है, और उसे खुद भी पता नहीं होता कि दुश्मन की किस गोली पर उसका नाम लिखा है? डर तो बिंदिया उसे भी लगता है, मगर ये जो हमारे देश प्रेम का जज्बा है ना, वो उस डर से कहीं अधिक बड़ा होता है। और रही बात मरने की, तो मौत तो वैसे भी आनी है। अगर हमारी मौत ऊपर वाले ने आधी उम्र में तय कर दी है, तो मरना निश्चित है, फिर चाहे वजह बीमारी बने या कोई दुर्घटना। लेकिन किसी बीमारी या दुर्घटना में मरने से कोई अमर नहीं होता है बिंदिया। लेकिन जब एक शहीद की शहादत होती है, तो वो जरूर अमर हो जाता है। अपनी मातृभूमि के लिए दिया गया उसका बलिदान उसे हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देता है। तुम्हें पता है बिंदिया, जितने गौरव की बात है एक फौजी होना, उतने ही गौरव की बात है एक फौजी का परिवार भी होना। और अपने देश के इस तरह से सेवा करने का मौका हर किसी को नसीब नहीं होता है। यह सिर्फ कुछ किस्मत वालों के हाथों की लकीरों में ही होता है। ये कह करके उस लड़के के चेहरे पर एक गर्व से भरी मुस्कान बिखर गई। रात को जब मम्मी पापा ने इस रिश्ते के बारे में बिंदिया से उसकी राय पूछी, तो बिंदिया का जवाब हाँ था। पूरा घर मंगल गीतों से गूंज रहा था। बिंदिया की सास ने बड़े ही प्यार से अपनी नई नवेली बहू बिंदिया और अपने बेटे सुबोध का गृह प्रवेश करवाया। पूजा पाठ में पूरे 2 दिन बीत गए। आज दोपहर ही सुबोध और बिंदिया परिवार सहित अपने कुल देवी को पूजा करके घर लौटे थे। जैसे तैसे रात नजदीक आ रही थी, सुबोध की खुशी और बिंदिया की घबराहट बढ़ती जा रही थी। और फिर वो समय भी आ गया जिसका इंतजार हर नवविवाहित जोड़े को बड़ी ही बेसब्री से रहता है। आज तो तुम और भी सुंदर लग रही हो। जब तुम्हें पहली बार देखा था उस दिन से भी ज्यादा सुंदर। सच में तुम पर आसमानी रंग बहुत खिलता है, इसलिए मैं देखो तुम्हारे लिए ये आसमानी रंग की चूड़ियां लाया हूँ। ये तो बहुत सुंदर है, तुम्हें पसंद आई? हूँ कह करके बिंदिया ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अच्छा तो जरा मेरे पास तो आओ, इतनी दूर क्यों बैठी हो? दूर कहाँ हूँ, पास ही तो हूँ। कहाँ पास हो भला? इसे भी कोई पास बैठना कहते हैं जरा? अच्छा जी, तो फिर किसे कहते हैं पास बैठना? रुको अभी बताता हूँ।
इतना कहकर सुबोध ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और बिंदिया को अपनी बाहों में भरकर बेतहासा चूमने लगा। इसे कहते हैं पास बैठना। सारी रात नवजीवन के नवीन सपनों में विचरण करते हुए समय कब बीत गया, दोनों में से किसी को भी पता नहीं चला। बिंदिया ने बहुत ही कम समय में अपने सास ससुर का दिल जीत लिया था और बिंदिया की सास भी उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही लाड करती थी। बिंदिया जी कहिए, कल मेरी छुट्टी खत्म हो रही है, अब मुझे जाना पड़ेगा। अरे तुम तो रोने लगी। अरे पगली, मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ, होली में बस 2 महीने ही तो बचे हैं, मैं होली पर फिर आ जाऊंगा ना छुट्टी लेकर के। बेटा सब सामान ठीक से रख लिया ना? हाँ माँ, सब रख लिया है। अब कब आएगा तू बेटा? तेरे जाने से बहू भी अकेली हो जाएगी। माँ, होली पर कोशिश करूँगा। अच्छा चलता हूँ, जा अंदर जाकर के बहू से तो मिल ले। यार तुम फिर से रोने लगी। अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो मैं भला कैसे जा पाऊंगा तुम्हें छोड़कर। नहीं नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ। अपने गालों पर लुढ़कते हुए आंसुओं की बूंदों को पोंछते हुए बिंदिया ने कहा, एक बार गले से तो लग जाओ। हाँ, ये हुई ना बात मेरी बहादुर फौजन बीबी। आज पूरा 1 महीना बीत गया था सुबोध को गए हुए। वैसे तो फोन पर बिंदिया की बात अक्सर हो जाया करती थी उससे, मगर श्रीनगर में नेटवर्क की समस्या के चलते कई बार बात आधे में ही कट जाया करती थी। आज सुबह से तेरे ससुर जी को बहुत चक्कर आ रहे हैं। पता नहीं रक्तचाप बढ़ गया है या उनका या कुछ और परेशानी है। ठीक से बताते भी तो नहीं है ना? माँ जी, मैं अभी पिताजी का बीपी नाप देती हूँ। अच्छा बेटा, नाप दे जरा। माँ जी, बीपी तो ठीक है पिताजी का। बीपी की मशीन हटाते हुए बिंदिया ने अपनी सास से कहा। कुछ देर बाद धम की आवाज सुन करके बिंदिया आंगन में दौड़ती हुई जाती है और देखती है कि उसके ससुर जी वहां जमीन पर गिरे पड़े हैं। बिंदिया अपनी सास को चिल्ला करके बुलाती है, माँ जी, माँ जी। दोनों सास बहू सहारा दे करके शर्मा जी को उठाते हैं तथा इसके बाद बिंदिया ऑटो बुला करके अपने ससुर जी को अपनी सास के साथ अस्पताल लेकर के जाती है। देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है, शायद कमजोरी के चलते ही उन्हें चक्कर आ गया था। बाकी मैंने कुछ टेस्ट लिख दिए हैं, आप लोग करा लीजिएगा। बाकी मैं रिपोर्ट देख करके ही कुछ और बता पाऊंगा। ये कुछ दवाएं हैं, आप मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। बाकी चिंता की कोई बात तो नहीं है ना? बिंदिया ने डॉक्टर साहब के हाथ से दवाई का पर्चा लेते हुए पूछा। नहीं बेटा, और फिर जिसके पास इतनी समझदार और जिम्मेदार बहू हो उसे किस बात की चिंता? यह कह करके डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। बिंदिया की सास ने बिंदिया को बड़ी ही ममता के साथ अपने गले से लगा लिया। हेलो, हाँ मैं बिंदिया। पिताजी की तबीयत अब कैसी है? पिताजी अब बिल्कुल ठीक हैं और उनकी रिपोर्ट्स भी सब नॉर्मल आई है। लीजिए माँ जी से बात करिए। हेलो, हाँ बेटा, तेरे पिताजी अब बिल्कुल ठीक हैं। तेरा तो 3-4 दिन से फोन ही नहीं आया और हम मिला रहे थे तो इधर से मिल भी नहीं रहा था। हाँ माँ, वो कुछ इशू था, मैं बस एक ऑपरेशन में बिजी था। बस अभी अभी आया तो देखा कि फोन में बिंदिया का मैसेज पड़ा था। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तू अपना ख्याल रख। ले अपने पिताजी से बात कर ले। हाँ पिताजी, चरण स्पर्श। खुश रहो बेटा। अब कैसी तबीयत है आपकी? बस बढ़िया है। अरे यह तेरी बीबी है ना, बहुत ख्याल रखती है हमारा। सच बेटा, हम तो धन्य हो गए ऐसी अच्छी और पढ़ी लिखी बहू पा करके। इतना कह करके बिंदिया के ससुर जी ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ बिंदिया के सिर पर रख दिया। अरे बहू, सुबोध ने आने के बारे में कुछ बताया क्या? उसे छुट्टी मिली या नहीं? अब होली के तो बस 10 दिन ही तो बचे हैं। नहीं माँ जी, मेरी तो इस बारे में उनसे कोई बात नहीं हुई। अच्छा, हेलो हेलो, कैसी हो फौजन बीबी? ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? हम तो बस तड़प तड़प के दिन गिन रहे हैं कि जल्दी से शनिवार आए और हम
होली के सुंदर रंग अपनी सुंदर सी बिंदिया के सुंदर से गालों पर मल पाएं। शनिवार, बिंदिया ने चहकते हुए कहा, आपकी छुट्टी मंजूर हो गई? हाँ, वो तो होनी ही थी। अरे भाई, हमने कहा कि हमारी बिंदिया रानी बड़ी बेसब्री से हमारा इंतजार कर रही है। फिर क्या था, साहब भी पिघल गए और दे दी छुट्टी कि जाओ और जा करके खुश करो अपनी बिंदिया रानी को। हट, अरे सच में यार, आप तो बस बातें बनाने में माहिर हैं। अरे हम और भी बहुत से कामों में माहिर हैं, कभी मौका तो दे सेवा का। हट, अरे ये क्या हट हट की रट लगा रखी है। अच्छा चलो मैं फोन रखता हूँ, जाना पड़ेगा। बाय बाय बोल करके सुनिए, कहिए। कुछ नहीं, अरे जल्दी से बोलो, जाना है मुझे। आई लव यू। हाय, आई लव यू टू जान। बहू, कल तुम्हारे पापा का फोन आया था इनके पास, तुम्हें लिवाने आने के लिए पूछ रहे थे। वो बेटा, पहली होली तो मायके की ही होती है ना। जी माँ जी, तू ऐसा कर, होली के 2 या 3 दिन पहले चली जा और होली वाले दिन ही शाम को सुबोध तुझे लेने आ जाएगा। अब वो इतनी दूर से तेरे साथ ही तो होली मनाने आ रहा है। इतना कह करके बिंदिया की सास मुस्कुरा दी और बिंदिया ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। मम्मी, मम्मी आ गई मेरी लाडो। बेटा, तेरी बहुत याद आती है और मैं तो फिर भी अपने मन को समझा लेती हूँ, पर तेरे पापा बहुत रोते हैं तुझे याद करके। बिंदिया की मम्मी ने अपनी साड़ू के पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मम्मी मुझे भी बहुत याद आती है आप दोनों की। इतना कह करके बिंदिया सुबकने लगी। और बता बिटिया कि तेरे सास ससुर कैसे हैं, सुबोध जी कैसे हैं? मम्मी, सब लोग बहुत बहुत अच्छे हैं। तेरे मुंह से ये बात सुन करके चैन पड़ा बिटिया। हेलो हेलो, कैसी हो? बढ़िया, बस दिन गिन रही हूँ, परसों आप आ रहे हैं ना। यार बिंदिया, वह एक प्रॉब्लम हो गई है। मुझे पहले ही पता था कि आप सिर्फ बातें बना रहे हैं। जाइए, मैं अब आपसे बात ही नहीं करूँगी। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। पहले से ही शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? मुझे पता है क्या आप बताने वाले हैं। यही कि आपकी छुट्टी कैंसिल हो गई। नहीं भाई, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर यार, वो मेरे साथ का एक बंदा है, उसकी माताजी का देहांत हो गया है और वो अपने परिवार का इकलौता बेटा है। छुट्टी हम दोनों में से किसी एक को ही मिल सकती है। बस अब तुम ही बताओ बिंदिया, मुझे अपनी छुट्टी कैंसिल करनी चाहिए या कंटिन्यू? बोलो बोलो, तुम जो भी कहोगी मुझे मंजूर होगा। नहीं, आप कैंसिल करवा दीजिए अपनी छुट्टी, उसका जाना ज्यादा जरूरी है। अच्छा सुनिए। हाँ जी कहिए। सावन में तो पक्का आएंगे ना? अरे ये भी कोई कहने की बात हुई भला। सावन में हम पक्का आएंगे और अपने हाथों से हरी हरी चूड़ियां आपको पहनाएंगे, झूला भी झुलाएंगे। हाँ, एक और बात। वो क्या? वो ये कि आपके साथ प्रेम की पींगे भी बढ़ाएंगे। अच्छा जी। बिंदिया नम आंखों से हंसने लगती है। चलो इस बहाने तुम हंसी तो सही। हंसती रहा करो बिंदिया, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मेरी जान, और वैसे भी तुम हंसती हुई ही अच्छी लगती हो। अच्छा जी। हेलो हेलो, शायद नेटवर्क इशू है। फिर से ये कह करके बिंदिया ने फोन काट दिया। आज बिंदिया को अपने मायके से लौटकर आए हुए पूरे 4 महीने हो गए। इस बीच बस सुबोध से फोन पर ही बात होती रही, कभी कुछ खट्टी तो कभी कुछ मीठी, कुछ प्रेम भरी तो कुछ गम की। कभी कभी छोटे मोटे झगड़े भी हुए, मगर इन सब के बीच एक चीज जो निरंतर इन दोनों के बीच मन में चलती रही, वह था इंतजार। इंतजार सावन का, शादी के बाद के पहले सावन का। अरे भाभी आओ, आपके हाथों में मेहंदी लगा दूं, पड़ोस की सरिता ने बिंदिया से कहा। हाँ बिटिया, लगा दे मेहंदी मेरी बहू को। यह शादी के बाद का पहला सावन है, खूब भर भर के हाथ लगा दे। और सुन, खूब सुंदर छापा भी उकेरना। जी बिल्कुल आंटी जी, भाभी के हाथों में तो इतनी सुंदर मेहंदी लगाऊंगी ना कि भैया तो बस भाभी की मेहंदी से अपनी नजर ही ना हटा पाएंगे। ये कह करके खिलखिला करके हंस पड़ी सरिता और बिंदिया शर्म से लाल हो गई। अरे वाह बहू, मेहंदी तो बहुत सुंदर रची है तेरे हाथों में। देख ले मेरा बेटा कितना प्यार करता है तुझे। अच्छा ये ले, मैं तेरे लिए बाजार से नई चूड़ियां लाई हूँ, ले पहन ले ये चूड़ियां। चूड़ियां देखते ही बिंदिया को सुबोध की
कही हुई वो हरी हरी चूड़ियों वाली बात याद आ गई और वो चूड़ियों का डिब्बा लेकर के अंदर कमरे में चली गई। विद्या ने फटाफट चूड़ियां पहनी और फिर सुबोध को फोन मिलाया। 2-4 बार घंटी बजकर फोन अपने आप कट गया। शाम को सुबोध का फोन आया। हेलो, हाँ हेलो बेटा, कैसे हो? हाँ माँ चरण स्पर्श, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? हाँ बेटा मैं भी ठीक हूँ, बस अब तो तेरा ही इंतजार है, बहुत दिन हो गए बेटा, अब बस जल्दी से आ जा, बहू भी तेरे आने की राह देख रही है। बेटा ये लो बहू से बात कर ले। हाँ कैसी हैं आप? बस बढ़िया, अपनी बताओ? मैं भी अच्छी हूँ। इधर उधर की बात के बाद सुबोध ने फोन रख दिया, मगर आने के बारे में कोई भी बात नहीं की। विद्या समझ चुकी थी कि इस बार भी जरूर छुट्टी मिलने में कुछ दिक्कत हो गई है। जैसे जैसे सावन आने के दिन नजदीक आ रहे थे, विद्या की बेसब्री और इंतजार अब उदासी में बदलते जा रहे थे। इस बीच 2-4 बार सुबोध से बात भी हुई, मगर ना तो सुबोध ने ही आने के बारे में कुछ कहा और ना ही विद्या ने ही अपनी तरफ से कुछ पूछा। नमस्ते भाभी, कैसी हो? बस मैं ठीक हूँ, आओ सरिता दीदी बैठो। अरे भाभी मैं बाजार जा रही थी और कल से सावन शुरू हो रहा है तो सोचा कि भाभी से पूछतू चलूं कि आपको बाजार से कोई सामान तो नहीं मंगवाना। नहीं दीदी मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ भाभी, आप इतनी उदास क्यों हैं? क्या भैया को छुट्टी नहीं मिली? पता नहीं। इतना कह करके रोती हुई विद्या कमरे के अंदर की ओर भाग गई और अंदर कमरे में पलंग पर धम्म से पड़ करके बहुत रोई। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक किसी के स्नेह भरे स्पर्श को पा करके विद्या चौंक करके उठ गई, मगर जब उसने सामने देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसे लगा कि वो यह शायद उसका वहम था। तभी किसी ने पीछे से उसकी दोनों आंखों को अपने हाथों से ढक लिया। कौन है? इतनी जल्दी अपनी फौजी पति को ही भूल गई मेरी फौजन बीबी। आप कब आए? अपनी आंखों से सुबोध के हाथों को हटाते हुए विद्या ने पीछे मुड़ते हुए पूछा और सुबोध कुछ कह पाता इसके पहले ही विद्या सुबोध के सीने से लिपट कर रोने लगी। अरे अब तो मैं आ गया हूँ, अब क्यों रो रही है पगली? अब रोने का नहीं, प्रेम की पींगे बढ़ाने का समय है। और यह सुन करके विद्या ने शर्मा करके सुबोध के चेहरे की तरफ देखा और फिर से कस करके उसके सीने से लिपट गई, मगर इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि प्रेम की फुहार फूट रही थी। अगले दिन सुबोध की लाई हुई हरी हरी चूड़ियां पहनकर विद्या सुबह सुबह ही सज संवर करके तैयार हो गई। बेटा सुबोध देख मौसम खराब हो रहा है, कैसे काले काले बादल आ रहे हैं। जा बेटा जल्दी से जा करके बहू को बाजार से सावन की खरीदारी करा ला और फिर कल तुझे बहू को उसके पीहर भी तो ले करके जाना है। घर से निकल करके कुछ ही दूर चले थे कि घनघोर घटाओं ने इन दोनों प्रेम के पंछियों को घेर लिया। बादल कुछ ऐसा झूम करके बरसे कि विद्या और सुबोध को तरबतर कर गए। सुबोध का हाथ पकड़ करके भागती विद्या कभी सुबोध को देख करके शर्माती तो कभी खिलखिलाती और सुबोध तो बस मगन हो करके गीत ही गाने लग गया कि आया सावन हो झूम के, कि आया सावन झूम के। विद्या की शादी के बाद का तो ये पहला बेहद यादगार सावन शायद विद्या कभी नहीं भूल पाएगी, कभी भी नहीं। तो मित्रों ये कहानी आपको कैसी लगी आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।